Good morning students, it is video number 8 of chapter tissues class 9th and today we start different types of epithelial tissue. प्रीवियस वीडियो नंबर 7 में हमने एनिमल टिश्यू को स्टार्ट किया था और उस क्योंकि एनिमल टिश्यू डिफरेंट टाइप्स का होता है लाइक एपिथेलियल टिश्यू, मसल टिश्यू, कनेक्टिंग टिश्यू, नर्वस टिश्यू, उनमें से हमने फर्स्ट टाइप स्टार्ट की थी दैट इज एपिथेलियल टिश्यू. अगर हम एपिथेलियल वर्ड को वन वर्ड या वन लाइन में समराइज करें तो एपिथेलियल टिश्यू का मीनिंग होता है प्रोटेक्टिव टिश्यू. मींस ऐसे टिश्यू जो ह्यूमन बीइंग्स को या एनिमल्स की बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, जस्ट लाइक एपिडर्मिस इन द प्लांट टिश्यू. देखो प्लांट्स के अंदर जो प्रोटेक्शन का काम करते थे उस टिश्यू का नाम था एपिडर्मिस या कोर्क. ठीक है, तो सिमिलरली एनिमल्स के अंदर जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है वो होता है एपिथेलियल टिश्यू. अब इस वीडियो में हम एपिथेलियल टिश्यू की 4 टाइप को डिस्कस करेंगे दैट इज स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू एंड सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टाइप दैट इज स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू. स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू की बात की जाए तो स्ट्रक्चर की, तो जिसके सेल होते हैं वो फ्लैट होते हैं, काफी ज्यादा थिन होते हैं और इरेगुलर शेप के होते हैं. मतलब वो ओवल शेप भी हो सकता है, वो सर्कुलर शेप भी हो सकता है, वो एलोंगेटेड भी हो सकते हैं. ठीक है, तो वो कोई भी इरेगुलर शेप उनकी होती है, कोई फिक्स शेप उनकी नहीं होती कि हम बोल सके कि हाँ ये रेगुलर शेप्ड है या ये ओवल शेप्ड है. नहीं, ऐसा नहीं है, उनकी शेप इरेगुलर होती है. तो स्ट्रक्चर कैसा होता है, सेल जो होते हैं वो फ्लैट होते हैं, थिन होते हैं, इरेगुलर शेप्ड होते हैं. नेक्स्ट अगर बात की जाए तो ये जो स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू है ये फर्दर 2 टाइप का होता है. वन होता है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू और सेकंड होता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू. अब सिंपल तो मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू क्यों नाम रखा है, क्योंकि इनके पास जो सेल की लेयर होती है वो सिंगल लेयर होती है. समझ में बात. जो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू उनके पास सेल की सिर्फ एक ही लेयर होती है, इसलिए इनको बोला जाता है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू. नेक्स्ट अगर बात की जाए तो ये कहां कहां प्रेजेंट होते हैं, तो ये हमारे माउथ में भी प्रेजेंट होते हैं, ईसोफेगस में भी प्रेजेंट होते हैं. माउथ तो आप सब जानते ही होंगे. ईसोफेगस आपके पास एक नया वर्ड आ रहा है. देखो हम खाना खाते हैं ना, वो हमारा खाना यहाँ माउथ से यहाँ से हमारा स्टमक होता है, तो माउथ से स्टमक तक खाने को पहुंचाने के बीच में यहाँ पे एक पाइप लगी होती है हमारे यहाँ पर. उस पाइप को नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूं तो मैं बोलूंगा फूड पाइप, जिसमें से खाना चल के अंदर जाता है. ठीक है, फूड पाइप. लेकिन उसको बिल्कुल बायोलॉजिकली टर्म में बोले तो उसको ईसोफेगस बोलते हैं. तो मैं चाहूं तो ईसोफेगस को मैं फूड पाइप भी मेंशन कर सकता हूं याद रखने के लिए. ठीक है, अगर आपको याद नहीं आता तो आप फूड पाइप ले सकते हो, बट आपका एग्जैक्ट नेम यहाँ क्या रहेगा उसका, ईसोफेगस. ओ साइलेंट है, ईसोफेगस इसको बोला जाता है. नेक्स्ट अगर बात करें तो ये फॉर्म डेलिकेट लाइनिंग, ये लाइनिंग बनाता है. डेलिकेट मतलब बहुत ही काफी पतली पतली सी लाइनिंग अंदर बनाता है. कहां पर, माउथ के अंदर, ईसोफेगस के अंदर. तो लाइनिंग क्या होती है, देखो 2 चीज होती है, एक होती है कवर करना, एक होता है लाइनिंग करना. जैसे आपके पास एक अपनी कॉपी होगी, आप उस कॉपी को प्रोटेक्ट करने के लिए आप उसके ऊपर एक कवर नहीं लगा देते हो. वो कवर क्या करता है, वो कवर उसको प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट वियर एंड टियर, है ना, वो फट ना जाए, है ना, वो खराब ना हो जाए, इसीलिए तो हम कवर करते हैं. तो वो तो कवरिंग होती है. तो जब हम बाहर के सरफेस पर कोई पेंट कर देते हैं, कोई कवर कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं सिंपल कवरिंग. लेकिन जब हम उसी ऑब्जेक्ट के अंदर पेंट कर देते हैं उसको बोलते हैं लाइनिंग. समझ में आ रही बात. देखो मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करता हूं. ये यहां पर है माउथ हमारा, ठीक है, और ये यहां से गई, ये पाइप गई जिसको हम बोलते हैं फूड पाइप. क्या बोलते हैं, फूड पाइप. समझ में आ रही बात. और जिसको हम सही में क्या बोलते हैं, ईसोफेगस. क्या बोलते हैं, ईसोफेगस. और फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारा स्टमक. समझ में बात. ये माउथ से स्टमक में जाएगा ईसोफेगस की हेल्प से खाना. ठीक है, तो अगर मैं इस पर बाहर कवर कर दूं, देखो इस पर अगर मैं बाहर कवरिंग कर दूं, बाहर मैं कोई कवर चढ़ा देता हूं ऐसे, तो ये है कवरिंग. समझ में बात, ये क्या है, कवरिंग. लेकिन अगर मैं इस फूड पाइप के अंदर लगा देता हूं, पेंट कर देता हूं, अंदर कोई कवर लगा देता हूं, तो इसी को मैं क्या बोलूंगा, लाइनिंग. समझ में बात, क्या कहेंगे, लाइनिंग.
ठीक है। देखो जैसे ये मार्कर है, ठीक है, मैं इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसके बाहर कोई पेंट कर दूं तो वो क्या हुआ, कवर किया। लेकिन अगर मैं इसके अंदर, मार्कर के अंदर पेंट कर दूं तो वो क्या होगी, लाइनिंग। तो बड़ा सिंपल है, अंदर इंटरनल प्रोटेक्शन के लिए लाइनिंग और एक्सटर्नल प्रोटेक्शन के लिए कवरिंग, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड आता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। अब कहोगे सर सिंपल वर्ड तो हमें समझ में आता है, स्ट्रेटिफाइड क्या होता है? तो देखो स्ट्रेटिफाइड सिंपल में क्या था, एक लेयर थी, स्ट्रेटिफाइड में बहुत सारी लेयर होगी। तो सेल्स आर अरेंज्ड इन लेयर्स, बहुत सारी लेयर्स होती हैं। एग्जांपल जैसे हमारी स्किन की बहुत सारी लेयर्स होती हैं। नेक्स्ट ये प्रिवेंट करता है अगेंस्ट वियर एंड टियर, इंजरी, इन्फेक्शन वगैरह को हमें बचाता है। तो सो एपिथेलियल टिश्यू की फर्स्ट टाइप स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू क्लियर होगा। जल्दी से वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, कॉपी में नोट करो, फिर हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, दैट इज क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट हम सेकेंड टाइप डिस्कस करते हैं एपिथेलियल टिश्यू की, दैट इज क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। अगर देखो इसके नाम में ही इसका आंसर है क्यूबॉइडल, मतलब इसके जो सेल होते हैं वो क्यूब शेप में होते हैं। क्यूब तो आप सबने देखा होगा, जैसे आइस क्यूब है ना, मतलब उनकी जो लेंथ, जो ब्रेड्थ और जो हाइट होती है, मतलब उनकी लेंथ, विड्थ और हाइट सब कुछ क्या होती है, सेम होती है। तो इसके जो सेल होते हैं, सेल स्ट्रक्चर इज क्यूब लाइक होता है, मतलब उनकी लेंथ और विड्थ सेम होती है। क्यूब तो आप सबने देखा ही होगा, देखो ये ऐसे क्यूब होता है, ये ऐसे होता है ना। तो क्यूब क्या होता है, जिसकी लेंथ और विड्थ क्या हो, सेम, उसी को तो क्यूब बोलते हैं। छोटे छोटे से आइस क्यूब आप सबने देखे होंगे, तो वो इनके जो सेल होते हैं वो क्यूब शेप के होते हैं, इसलिए इनको क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। अगर हम इनकी अपीयरेंस की बात करें तो ये कहां कहां पाए जाते हैं, तो ये स्वेट ग्लैंड्स में पाए जाते हैं। स्वेट क्या होता है, पसीना, मतलब हमारे शरीर के वो ग्लैंड्स जिनमें से स्वेट बाहर निकलता है। अब कहां कहां से स्वेट निकलता है, तो हमारी बॉडी के स्किन के हर एक पार्ट से स्वेटनिंग होती है, तो हर एक स्वेट ग्लैंड्स में क्या प्रेजेंट होता है, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट अगर बात करें तो सलाइवरी ग्लैंड्स में भी ये प्रेजेंट होता है। सलाइवरी ग्लैंड्स क्या होता है, देखो आपको हर टाइम अपने माउथ में एक वाटर सा फील होता होगा, वाटरिंग सी फील होती होगी, है ना, लार हम जिसको बोलते हैं। और जब मैं अभी बात कर रहा हूं तो ये थोड़ी अभी ज्यादा आपको फील हो रही होगी, है ना। तो यहाँ एक्चुअली यहाँ पर हमारे माउथ के अंदर यहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, वो सलाइवा रिलीज करते हैं, ठीक है। वो सलाइवा क्या करता है, हमारा जो खाना होता है उसके साथ मिक्स हो जाता है और उसको ट्रांसपोर्ट करने में आसानी हो जाती है थ्रू ईसोफेगस। तो उन सलाइवरी ग्लैंड्स में भी क्या प्रेजेंट होता है, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। ये आपको 10th क्लास में कंप्लीट डिस्कस करना है। नेक्स्ट आता है थायराइड ग्लैंड्स। जो थायराइड ग्लैंड होते हैं वो हमारे यहाँ नेक रीजन में होते हैं, और इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो बटरफ्लाई जैसा होता है, जैसी तितली होती है ना, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश अगर करें, देखो बटरफ्लाई शायद ऐसी होती होगी, ठीक है, ये कुछ ऐसी सी बटरफ्लाई होती है ना, वैसा सा इसका स्ट्रक्चर होता है। किसका, थायराइड ग्लैंड्स का। बोलते हैं ना लेडीज को ये प्रॉब्लम होती है, थायराइड हो गया, इसको थायराइड बढ़ गया है, जो गर्दन होती है वो स्वेलिंग हो जाती है, उसके अंदर वो सूज जाती है, मोटी हो जाती है ना। एक्चुअली क्या हो गया, उसका थायराइड ग्लैंड ने थायराइड को सिक्रीट करना बंद कर दिया है, ठीक है। तो थायराइड ग्लैंड में भी क्या प्रेजेंट होते हैं, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट अगर बात करें लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स में भी प्रेजेंट होता है। अब देखो किडनी आप सबको पता होगा, किडनी एक हिसाब से हमारे बॉडी का फिल्टर है। जैसे आप सबके घर में एक आरओ वाटर लगा होगा ना, वाटर को प्यूरिफाई करने वाला एक फिल्टर लगा होगा ना, वो फिल्टर क्या करता है, एक साइड से उसमें खराब पानी आता है, वो फिल्टर कर देता है और साफ पानी आपको दे देता है, और खराब पानी को, ठीक है, एक साइड से बाहर निकाल देता है। सिमिलरली हमारी बॉडी में भी एक किडनी होती है, ये फिल्टर होता है, इसके पास वाटर जाता है, ये वाटर में से मिनरल्स को निकालकर हमारी बॉडी को दे देता है, और जो वेस्ट होता है उसको यूरिन की फॉर्म में बाहर निकाल देता है। तो उनकी जो लाइनिंग होती है, लाइनिंग मैंने अभी भी आपको समझाया था, मतलब जब हम किसी बॉडी को बाहर से कवर करें तो वो होती है कवरिंग, लेकिन जब हम किसी बॉडी को अंदर से कवर करते हैं तो उसको बोलते हैं लाइनिंग। और किडनी ट्यूब्यूल्स क्या होता है, देखो अब किडनी की शेप अगर मैं बनाने की कोशिश करूं, ठीक है, ये ऐसी किडनी होती है हमारी, ठीक है। तो किडनी के अंदर छोटी छोटी सी ट्यूब्स पाई जाती हैं, ठीक है, छोटी छोटी सी ट्यूब्स पाई जाती है। आप 10th क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। बट फिलहाल आपको ये क्वेश्चन क्यूरियोसिटी होती है कई स्टूडेंट्स को, ठीक है। मैं ना भी बताऊं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि लर्न करने वाले लर्न कर लेते हैं, लेकिन कई स्टूडेंट में क्यूरियोसिटी होती है कि ये किडनी तो ठीक है हमें पता है, ये ट्यूब्यूल्स क्या होती हैं। तो किडनी के अंदर छोटी छोटी सी ट्यूब्स होती हैं,
उनमें लाइनिंग में भी क्या पाया जाता है, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। मैं आपको क्लियर कर देता हूं, सलाइवरी ग्लैंड्स, किडनी वगैरह, ये सब आप 10th क्लास में कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करोगे। नेक्स्ट अगर इसके फंक्शन की बात की जाए तो देखो, क्योंकि ये एक एपिथेलियल टिश्यू की टाइप है और एपिथेलियल टिश्यू प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, तो प्रोटेक्शन तो ये करेगा ही करेगा, साथ में ये एब्जॉर्प्शन भी करता है इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशंस की, जो हम वाटर गेन करते हैं, जो हम फूड गेन करते हैं उनमें से। नेक्स्ट ये सीक्रेट भी करता है। अब स्वेट के थ्रू हमारी बॉडी से क्या निकलता है, स्वेट के थ्रू हमारी बॉडी से हार्मफुल बैक्टीरिया, हार्मफुल वेस्ट हमारी बॉडी से बाहर जाता है, तो ये सिक्रेशन का भी काम करता है, प्रोटेक्शन का भी काम करता है, एब्जॉर्प्शन का भी काम करता है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो यहाँ मैंने डायग्राम की हेल्प से आपको समझाने की कोशिश भी की है। आप देख सकते हो क्यूब जैसे स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहे होंगे। ये क्या है, ये एक सेल है, ठीक है। ये सेल का क्या है, साइटोप्लाज्म, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। ये साइटोप्लाज्म में ये जो आपको नजर आ रहा है ये क्या है, न्यूक्लियस, ठीक है। और ये जो रेड कलर की है इसको बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, है ना, बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या फंक्शन था बेसमेंट मेम्ब्रेन का, बेसमेंट मेम्ब्रेन एक तो बेस प्रोवाइड करती है कि आप सब एपिथेलियल टिश्यू वन बाय वन करके मेरे ऊपर ज्वाइन हो जाओ, और सेकंड ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है इन एपिथेलियल टिश्यू को, वाटर प्रोवाइड करती है जो उनके लिए नेसेसरी होता है। सो आई होप एपिथेलियल टिश्यू की सेकंड टाइप क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू भी आपको क्लियर होगा। जल्दी से वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, कॉपी में नोट करो, फिर हम थर्ड टाइप डिस्कस करते हैं, दैट इज कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट हम थर्ड टाइप डिस्कस करते हैं एपिथेलियल टिश्यू की, दैट इज कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। देखो क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू को क्यूबॉइडल क्यों बोला जाता था, क्योंकि जो उसके सेल थे वो क्यूब शेप के थे। सिमिलरली कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू को कॉलमनर इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो कॉलम की शेप में होते हैं, एक पिलर की शेप में होते हैं, और पिलर या कॉलम की जो लेंथ होती है वो ज्यादा होती है, और जो उसकी विड्थ होती है, जो चौड़ाई होती है वो कम होती है, जो आपको यहाँ नजर भी आ रहा होगा। देखो इनकी लेंथ कितनी है, सेल की ज्यादा है, और जो विड्थ है वो देखिए कितनी है, कम है ना। तो जो सेल स्ट्रक्चर होते हैं वो पिलर शेप के होते हैं, ठीक है, कॉलम शेप के होते हैं। कॉलम क्या होता है, टॉप टू बॉटम, ठीक है, जिनकी लेंथ ग्रेटर देन होती है विड्थ। आप इसको सेंटेंस फॉर्म में लिखोगे, ये बात याद रखना, ठीक है। क्या कैसे लिखोगे, द सेल ऑफ कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू आर पिलर शेप्ड एंड हैविंग लेंथ इज ग्रेटर देन देयर विड्थ, ठीक है। नेक्स्ट अकरेंस की बात करें, ये कहां कहां पर पाए जाते हैं, तो ये हमारा जो स्टमक होता है, जो हमारा पेट होता है, उस स्टमक की लाइनिंग में पाए जाते हैं, अंदर की कवरिंग में ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए जो गोल ब्लैडर होता है उसकी लाइनिंग में ये पाए जाते हैं। अब ये स्टमक, गोल ब्लैडर, इंटेस्टाइन, ये अभी आप फिलहाल के लिए लिटिल बिट समझ सकते हो, बट एग्जैक्टली आपको 10th क्लास में इंफॉर्मेशन मिलेगी। देखो स्टमक तो आप समझते होंगे, हमारा जो जहां पर हमारा फूड स्टोर होता है, जाकर जहां पर डाइजेशन होता है खाने का, है ना, वो स्टमक होता है। गोल ब्लैडर क्या होता है, हमारा जो लीवर होता है, हमारा लीवर एक जूस सीक्रेट करता है, उसको बोलते हैं बाइल जूस। क्या बोलते हैं, बाइल जूस। वो बाइल जूस जो खाना है उसके डाइजेशन में हेल्प करता है, वो जो हम खाना खाते हैं उसके डाइजेशन में हेल्प करता है। तो वो जो लीवर बाइल जूस सीक्रेट करता है वो गोल ब्लैडर में जाके स्टोर हो जाता है। क्या हो जाता है, गोल ब्लैडर में जाके स्टोर होता है। फिर गोल ब्लैडर में से वो हमारे खाने के साथ जाकर मिलता है स्मॉल इंटेस्टाइन में रेगुलरली, और जब रिक्वायरमेंट होती है तभी। समझ में आई बात आपको। देखो मैं आपको बताता हूँ, खाना कहाँ जाता है, पहले माउथ में, माउथ से कहाँ गया, ईसोफेगस में, ईसोफेगस से कहाँ गया, स्टमक में, स्टमक से कहाँ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ गया, लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर क्या आता है, एनस, और फिर जो वेस्ट होता है वो बाहर निकल जाता है। ये प्रोसेस होता है। तो लीवर एक जूस सीक्रेट करता है, वो जूस गोल ब्लैडर में स्टोर होता है, और गोल ब्लैडर से वो जूस हमारे खाने के साथ रेगुलरली टाइम टू टाइम मिक्स होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जब रिक्वायरमेंट होती है तभी। मान लो अगर हम ऑपरेशन करके एक पर्सन का गोल ब्लैडर निकाल दे, तो उससे क्या होगा, उससे जो बाइल जूस है वो रेगुलरली स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता रहेगा, मतलब उस पर्सन को डायरिया हो जाएगा, मतलब खा भी नहीं सकेगा वो, क्योंकि खाने का डाइजेशन मतलब बंद हो जाएगा या बहुत ज्यादा डाइजेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आ रही बात आपको। तो ये गोल ब्लैडर होता है, आपको आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट अगर बात करें
तो लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन की बात करें तो हमारी बॉडी में दो टाइप के इंटेस्टाइन होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। उन सब की लाइनिंग में भी यही पाया जाता है, क्या? कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट अगर बात की जाए फंक्शन की, तो ये भी वही फंक्शंस परफॉर्म करता है, क्या? प्रोटेक्शन का तो करेगा ही क्योंकि एपिथेलियल टिश्यू है, एब्जॉर्प्शन भी करता है, हम जो खाना खाते हैं उसमें जो न्यूट्रिशंस होते हैं उनको एब्जॉर्ब करता है, और सिक्रीट का तो काम करेगा ही, जो वेस्ट होता है, जो बैक्टीरिया होता है, जो जर्म्स होते हैं, जो हार्मफुल प्रोडक्ट बनते हैं डाइजेशन के बाद, उनको सिक्रीट करने में भी हेल्प करता है। और ये वही डायग्राम है जो अब आपको क्लियर होता चला गया होगा। ये जो है ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। क्या करती थी बेसमेंट मेम्ब्रेन? एक तो बेस प्रोवाइड करती है एपिथेलियल टिश्यू के लिए, और सेकंड ये एपिथेलियल टिश्यू को वाटर प्रोवाइड करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। बाकी सब आपको पता ही होगा। ये सेल नजर आ रहे होंगे जो पिलर शेप में है, मतलब इनकी लेंथ ज्यादा है विड्थ से, ठीक है। ये क्या है? साइटोप्लाज्म है, ठीक है। हर एक सेल का आपको न्यूक्लियस भी नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो ये एक स्ट्रक्चर है जिसकी हेल्प से हमने कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू को डिस्कस किया। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, कॉपी में नोट करो, फिर हम लास्ट टाइप पढ़ते हैं एपिथेलियल टिश्यू की, दैट इज सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम फोर्थ टाइप की तरफ मूव करते हैं, और वो फोर्थ टाइप का नाम है सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। देखो इसका नाम क्या है, सिलिएटेड नाम क्यों है? क्योंकि इस पर हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, जैसे बाल होते हैं ना, हेयर होते हैं, वैसे प्रोजेक्शन होती हैं, और उस प्रोजेक्शन को हम सीलिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीलिया। और वहां से इसका नाम बना सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। तो यहां मेंशन भी है, इसके जो सेल होते हैं सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू के, सेल्स हैव हेयर लाइक प्रोजेक्शंस ऑन द फ्री सरफेस। ये फ्री सरफेस क्या होता है वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? सीलिया। क्या बोलते हैं हम? सीलिया। ये ध्यान से याद रखना, इंपॉर्टेंट नेम है सीलिया, ठीक है। सीलिया की वजह से मूवमेंट की फैसिलिटी प्रोवाइड होती है, ठीक है। और जिसके सेल के जो शेप है वो क्यूबॉइडल भी हो सकते हैं और कॉलमनर भी हो सकते हैं। क्यूबॉइडल और कॉलमनर अब हम जानते हैं क्या होते हैं। तो खैर इस फोर्थ टाइप का एपिथेलियल टिश्यू की फोर्थ टाइप सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू का नाम क्यों है ये? क्योंकि इसके फ्री एंड पर हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, जिसको हम सीलिया बोलते हैं, और उस सीलिया की वजह से ये मूवमेंट प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। और जो इसके सेल का स्ट्रक्चर होता है वो क्यूबॉइडल भी हो सकता है और कॉलमनर भी हो सकता है। जैसे जैसे हमारा जो टूथब्रश होता है ना, जिससे हम अपने टूथ्स को साफ करते हैं, तो आपने देखा होगा उसके ऊपर हेयर्स होते हैं ना, तो वैसे वैसे हेयर होते हैं उसके फ्री सरफेस पे, तो उनको हम क्या बोलते हैं? सीलिया। जैसे आपको नजर भी आ रहा होगा यहाँ पे, ये जो है वो वही है, क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो हम बहुत बार अब डिस्कस कर चुके हैं, जो शायद अब आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। एक तो ये बेस प्रोवाइड कर रहा है किसको? सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू को। सेकंड ये न्यूट्रिशन और वाटर प्रोवाइड करता है एपिथेलियल टिश्यू को। नेक्स्ट अगर बात करें तो ये सेल है बहुत सारे, जिसमें से ये क्या है? ये पार्ट, ये है साइटोप्लाज्म, जो आपको पता ही होगा क्या होता है। और हर एक साइटोप्लाज्म, हर एक सेल के अंदर ये क्या है? न्यूक्लियस। और अगर आपको अच्छे से नजर आ रहा है, देखो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहे हैं। अब देखो ये जो सेल है इसके दो पार्ट है, एक इस साइड वाला जो फेस है वो तो बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ अटैच है, जुड़ा हुआ, तो वो तो फ्री नहीं है। लेकिन ये वाला जो एंड है ये फ्री है, इसलिए फ्री एंड पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? सीलिया। क्या बोलते हैं? सीलिया। और बेसिकली हमारी बॉडी के ये उस पार्ट में पाए जाते हैं सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू, जहां पर हमें मूवमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब वो मूवमेंट की रिक्वायरमेंट्स कहां कहां पर होती है? तो अक्रेंस की हम बात करें तो ये फैलोपियन ट्यूब में भी होती है। अब आपको सर ये फैलोपियन ट्यूब क्या होती है? तो देखो फैलोपियन ट्यूब क्या होती है, हम जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं उसके अंदर मेल के अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं और फीमेल के अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। तो ये फैलोपियन ट्यूब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का एक पार्ट होता है, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का एक पार्ट होता है, ठीक है, और वहां पर मूवमेंट होती है। तो देखो मैं अगर उसको शॉर्टकट में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो देखो ये कुछ ऐसे हमारा रहेगा, ठीक है। तो यहां पर एक्चुअली में ये ऐसे, ठीक है,
और ये इसके साथ ऐसे जुड़ी होती है, ठीक है, ऐसे। ठीक सिमिलरली यहाँ से भी ये ऐसे जुड़ी होती है, ठीक है। तो ये मैंने बनाया यहाँ पर ऐसे, ठीक है। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का एक रफ सा रिव्यू मैंने आपको देने की कोशिश की है। हालांकि ये तीनों टॉपिक, फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, यूरेनियल ट्यूबल्स ऑफ किडनी और रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपको सिर्फ नाम लर्न करने हैं। ये होते क्या है, ये इन्फॉर्मेशन आपको कंपल्सन नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो है, ये इनको ओवरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओवरी, ठीक है। और हर एक मंथ, ये भी ओवरी है, ठीक है, हर एक मंथ एक ओवरी में, या तो इस ओवरी में या इस ओवरी में एक एग प्रोड्यूस होता है। फिर वो एग को यहां से, यहां एग प्रोड्यूस हो, उस एग को यहां तक पहुंचना होता है, क्योंकि यहीं पर जाकर वो एग मेल के स्पर्म के साथ मैच होता है और जायगोट फॉर्म होता है। तो अब इस एग को यहां से यहां तक पहुंचना है ना, तो फैलोपियन ट्यूब में क्या होगी? फैलोपियन ट्यूब में यही होगी, क्या? सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू, जिसकी वजह से मूवमेंट होगी और एग वो यहां तक पहुंच जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर होगा इतने एग्जांपल से। नेक्स्ट ये कहां होता है? यूरिनरी ट्यूबल्स ऑफ किडनी। हमारी किडनी में मैंने बताया भी था, जो किडनी है वो फिल्टर का काम करती है। जैसे हम सबके घर में एक फिल्टर लगा हुआ है जो वाटर को प्यूरिफाई करता है, सिमिलरली हमारी बॉडी में एक किडनी होती है जो वाटर को फिल्टर करती है। मींस हम जो फिल्टर, जो वाटर को गेन करते हैं, जो वाटर ड्रिंक करते हैं, उसमें से न्यूट्रिशन को अलग कर देता है और वेस्ट को अलग निकाल के यूरिन की फॉर्म में हमारी बॉडी से बाहर करने का काम करता है। कौन? किडनी। तो किडनी के अंदर यूरिनरी ट्यूबल्स होती है, उनके अंदर भी ये पाया जाता है, क्योंकि वहां पर भी मूवमेंट होती है वाटर की। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी ये लगा होता है। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है? हमारा सांस लेने का जो प्रोसेस होता है, उसमें जो जो ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं उन सबको मिलके क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो उसमें क्या होती है? हमारी नोज होती है, नोज की ये जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं नजल कैविटी। क्या बोलते हैं? नजल कैविटी। और ये जो दो होल होते हैं हमारे, इनको बोलते हैं हम नोस्ट्रिल्स। क्या बोलते हैं? नोस्ट्रिल। समझ में आ रही है बात? देखो ये दो पार्ट क्या है? नोस्ट्रिल्स, ठीक है। ये तो कंप्लीट आप जानते होंगे, नोज है, इस ये जो यहाँ पार्ट होता है इसको बोलते हैं नजल कैविटी। क्या बोलते हैं? नजल कैविटी। फिर यहाँ पर एक पाइप आती है जिसको बोलते हैं विंड पाइप। क्या बोलते हैं? विंड पाइप। वैसे उसको क्या बोल देते हैं? ट्रैकिया। क्या बोल देते हैं? ट्रैकिया। फिर ट्रैकिया से होते हुए वह कहाँ जाती है? हवा लंग्स के अंदर जाती है। जब हम सांस अंदर खींचते हैं, इनहेल करते हैं, तो क्या इनहेल करते हैं? ऑक्सीजन, है ना। तो हमारी जो चेस्ट है वो फूल जाती है ना। और जब हम एक्सहेल करते हैं, सांस को बाहर निकालते हैं, तो हम क्या निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। तो ये जो नोस्ट्रिल्स है, नजल कैविटी है, ये जो ट्रैकिया है और ये जो लंग्स है, ये मिलकर क्या बना रहे हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो उस रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी क्या होते हैं? सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। तो मैंने कहां बताया? जो फीमेल्स का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसका एक पार्ट होता है फैलोपियन ट्यूब, और क्योंकि वहां पर एग को ट्रेवल करना होता है तो इसलिए वहां पर क्या होते हैं? सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। सिमिलरली यूरिनरी ट्यूबल्स जो होते हैं किडनी के, वहां पर वाटर फिल्ट्रेशन होता है, वाटर लगातार चलता है, तो वहां पर भी मूवमेंट रिक्वायर्ड है, तो वहां पर भी क्या होता है? सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट अगर बात करें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में मैंने बताया लगातार हवा ट्रांसफर होती है, एक्सचेंज होता है गैसेस का, तो वहां पर भी मूवमेंट है, इसलिए वहां पर मूवमेंट है तो वहां पर भी क्या होगा? वहां पर भी क्या होगा? सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। तो वही फंक्शन के मेंशन है यहाँ पे। देखो मूवमेंट होगी, एग्स की मूवमेंट होती है, मैंने अभी भी बताया था। मूवमेंट ऑफ यूरिन, जो यूरिन बनता है लगातार चल के जाता है, उसकी मूवमेंट के लिए भी क्या इंपॉर्टेंट है? सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। और मूवमेंट ऑफ म्यूकस। म्यूकस क्या होता है? बेसिकली एक फ्लूइड होता है जो हमारे पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक को, रेस्पिरेटरी ट्रैक मतलब जो सांस लेने का प्रोसेस है, हवा जहां जहां से जाती है उसको थोड़ा सा गीला करके रखता है, नमी बना के रखता है उसमें, ठीक है। तो ये म्यूकस का रोल होता है। तो म्यूकस की मूवमेंट के लिए, यूरिन की मूवमेंट के लिए, एग की मूवमेंट के लिए क्या नेसेसरी है? सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। सो इसी के साथ हमने एपिथेलियल टिश्यू की 4 टाइप्स, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर और सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू को कवर किया। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। जल्दी से वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, कॉपी में नोट करो। थैंक यू।